Hello everybody, welcome back to GST Rapper. As I already told you कि पहले हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, तो आज फर्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बेसिकली हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अरिहंत की एनसीईआरटीज की बुक है, जो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छी है। इनमें जो कंटेंट है उससे अगर पढ़े आदमी तो कोई दिक्कत आनी नहीं है कहीं भी, किसी भी एग्जाम में। मोस्टली सारी चीज़ें कवर करी गई हैं इसमें। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो हम सब जानते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। उनका फिर राज रहा यहाँ पे। उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है, उनका राज शुरू होता है एक्चुअली में, जिसको हम कॉलोनियल रूल भी कहते हैं। कॉलोनियल रूल, अगर कॉलोनियल रूल के साथ साथ पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे डेवलप हुआ। अगर 1600 से स्टार्ट करें तो 1600 में तो राजशाही थी, मुगल शासन था दिल्ली में। उसके बाद धीरे धीरे करके ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपना राज, दे स्टेबलाइज्ड देयर टेरिटरीज इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अगर देखा जाए तो पहला जो कानून आया या रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं जिसको हम, वो आया 1773 में, 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला ऐसा कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बाउंड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करा, बाउंड किया कि भैया अब आप कितना भी कर लो, थोड़ा बहुत तो ब्रिटिश ब्रिटिश क्वीन का, जो वहां पे क्वीन हुआ करती थी, ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप रहेगा। दे विल इंटरफेयर इन योर मैटर्स एज वेल। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ने काउंसिल में 4 मेंबर ऐड करे, जो कि ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे एक तरीके से। दिस एक्ट was passed by the British Parliament to control the affair of East India Company in India। इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर थे उसको कंट्रोल करने के लिए, बाउंड करने के लिए, चीजों को देखने के लिए ये एक्ट पास करा गया। द एक्ट एलिवेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वैन हेस्टिंग टू गवर्नर जनरल एंड subsumed the presidencies of मद्रास, बॉम्बे अंडर बंगाल कंट्रोल। अब इस एक्ट ने क्या करा, गवर्नर ऑफ बंगाल को, वेरन हेस्टिंग को, गवर्नर जनरल बना दिया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और बंगाल को मद्रास और बॉम्बे से ऊपर रखा। जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसको उनसे ऊपर रखा, किससे, बॉम्बे से और मद्रास से। इसका मतलब ये हुआ बॉम्बे और मद्रास को भी कंट्रोल करने वाली जो पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास बंगाल में थी, मद्रास और बॉम्बे को कंट्रोल करने वाली। ठीक है। इसने एक चीज और ऐड करी। वो चीज क्या थी, वो चीज थी आपकी काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, मेन मेन चीजें ना मैंने पहले ही लिख दी, काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई जो कलकत्ता में थी, कॉमनली नोन एज काउंसिल ऑफ 4। 4 लोगों की काउंसिल थी। इस एक्ट के तहत ये भी क्लियर हुआ कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देयर विल बी अ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। ठीक है। 1774 में बना फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि चीफ जस्टिस के साथ साथ और कितने जज थे। देयर वर थ्री मोर जजेस along with CGI, चीफ जस्टिस। ठीक है, जिसको सीजे बोलो, सीजीआई अब होता है सीजे। ठीक है। जो कि कौन था, सर इलिजाह एम्पे वॉज द चीफ जस्टिस। पहला, ही वॉज द फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट सीजीआई। अब रही बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, वॉज मेड टू रिपोर्ट अबाउट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू ब्रिटिश गवर्नमेंट।
अब सारी ये भी जितनी भी चीजें करी गई ये ब्रिटिश क्राउन ने करी गई, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कर रही है उसको कंट्रोल किया जाए, जो भी इंडिया में कर रही है। अब अगले पे चलते हैं। ये बैकग्राउंड है एक्चुअली। यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से स्टार्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, और फिर एंड में जाके हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बना के दिया हमें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ पार्ट आज भी देखने को मिलता है हम लोगों को। अब देखते हैं एक्ट ऑफ 1781। द एक्ट वाज एन अमेंडिंग एक्ट विच रिमूव्ड द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, वो 1781 के एक्ट में क्लियर कर दी गई। बेसिक एम ऑफ दिस एक्ट वाज 1781 was to establish a new system court of removing the grievances against the Supreme Court। जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर जितने भी परेशानी आ रही थी उन सबको हटाने के लिए ये एक्ट लाया गया। The act reduced the number of member of executive and provincial council 4 to 3। इनकी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको रिड्यूस करके 4 से 3 कर दिया। यहाँ पे ये लिखा है क्लियरली। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें, अब इसमें भी क्या करा इन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू गाइड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इन्होंने क्या करा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जो क्या करता था, डायरेक्ट करता था, सुपरवाइज करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है ना, विलियम पिट के नाम पे था ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ तो है नहीं एज सच। दे फोरबिडेड टू डिक्लेयर वॉर एंड एंटर इनटू एनी ट्रीटी विद द सैंक्शन ऑफ विदाउट द सैंक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और द सीक्रेट कमेटी। ठीक है, सीक्रेट, उनकी एक सीक्रेट कमेटी। अच्छा है। अब आप ये देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। इसकी वजह से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वजह से, बीओसी की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने मना करा कि आप किसी भी तरह की जंग नहीं लड़ेंगे, युद्ध नहीं होगा, और ना कोई सैंक्शन लगा सकते, ना कोई रोकथाम कर सकते किसी और पर। आप मतलब आप इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं। अब बात करते हैं, द एक्ट क्लियरली stated that the presidencies of Madras and Bombay were to be subordinate to the presidency of Bengal। ये तो पहले बता दिया था। ये तो 1773 में हो गया था, याद रखना, है ना। अब आते हैं एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, वॉइस गवर्नर जनरल था, जी था, ठीक है। डिमांड दैट पावर ऑफ गवर्नर जनरल शुड बी एनलार्ज टू एम्पावर हिम टू ओवरराइड द मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल एंड एक्ट हिज ओन। अब कॉर्नवालिस ने पहले ही ये ब्रिटिशर्स के सामने शर्त रखी कि मैं तभी काम कर पाऊंगा जब मेरे को फुल अथॉरिटी मिलेगी, मेरी पावर होंगी मेरे पास। ऐसा ना हो कि मैं अपने डिसीजन ले रहा हूँ और कोई और उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कोई परेशानियां क्रिएट कर रहा है, ठीक है। Thus, via Act of 1786, Cornwallis became the first effective ruler of British India under the authority of Board of Control and Court of Directors। 1786 में कॉर्नवालिस एक अफेक्टिव गवर्नर जनरल के रूप में बाहर आया। हम देखते हैं ना, कॉर्नवालिस की इतनी सारी नीतियां, परमानेंट सेटलमेंट है, ये कॉर्नवालिस का दिया हुआ है। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अभी हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के वजह से ये थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है आगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इन सब से ऊपर हटके अपना ये काम कर रहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब आगे आता है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट नेम्ड फॉर 20 ईयर्स। ये पहला चार्टर एक्ट है, हर रिन्यूड फॉर 20, हर 20 साल पे चार्टर एक्ट नया आता था, ठीक है। हर 20 साल पे ये हर 20 साल पे आता था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, द चार्टर ऑफ द कंपनी रिन्यूड एवरी 20 ईयर्स। हर
20 साल पे चार्टर जो है रिन्यू करा जाएगा, किसका, कंपनी का। इस समय 1793 से लॉर्ड सर जॉन शोरे की स्टार्टिंग हो जाती है ना। गवर्नर जनरल होते हैं ये, जी जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा ताकि आप सुन लेंगे तो उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। जी जी जो था वो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के लिए जाना जाता था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो 1793 के एक्ट में कुछ ऐसा है भी नहीं। चार्टर एक्ट 1813 1883 में थोड़ी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मोनोपोली राइट के लिए उनके जितनी मोनोपोली राइट थे, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट सारे रद्द कर दिए गए। सिर्फ अलाउड ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड अलाउ करी। The company was allowed to have territorial possession for only 20 years. It was deprived of its monopoly right with India. It also allowed to continue with the monopoly of trade with China for 20 years. 20 साल के लिए मोनोपोली चाइना को इन्होंने और एक्सटेंड करा, चार्टर एक्ट 1813 में, याद रखना। और इसमें एक चीज और जो यहाँ पे ऐड ऑन करनी है वो ये है कि 1 लाख रुपए ब्रिटिश ने ब्रिटिश क्राउन ने मैंडेटरी करे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि एजुकेशन में आपको लगाने हैं हर साल, ठीक है। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात हो रही है। अब बात करते हैं, क्योंकि 20 साल बाद आएगा, तो चार्टर एक्ट 1833। the the act came into being after many socio-political changes in British society. The act gave another 20 years to East India Company to trade in India. अगले 20 साल और दिए ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इस एक्ट में। फीचर ऑफ एक्ट 1833। अब कोई मुझे ये बताएगा 1833 में, कमेंट करिएगा, 1833 में गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया समय, ठीक। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल, पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब इसको क्या कर दिया, जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया। और कौन था, लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंट्रिक को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। इसमें एक और फोर्थ मेंबर वाज एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। लॉर्ड मकेली को और ऐड किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस, ये पहला व्यक्ति था। ये लॉ मेंबर बनाया गया बेसिकली बाद में, है ना। The act vested the legislative power exclusively in the Governor General Council and deprived the Governor of Bengal and Madras to their legislative power। मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सामने कम थी, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन होता है किसका, इंडियन सिविल सर्विसेज का। आईसीएस, द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बैकबोन है ब्यूरोक्रेसी, है ना, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी स्थापना करी। और आगे जो डेवलपमेंट हुए वो और भी होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो उसमें सिविल सर्विसेज एक्ट में के तहत होंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द पॉलिटिकल रूलर इन इंडिया। पॉलिटिकल रूलर बनी, मतलब पॉलिटिकल फंक्शंस भी थे। Commercial function and activities were ended, making it purely administrative body। जो पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी वो सारे रद्द करे गए, और उसको सोलली सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फाइनली दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया पावर को शिफ्ट करना, किधर, टॉप मोस्ट पोजीशंस पर।
टॉप मोस्ट पर या क्राउन पर, यहाँ पर अगर इसके क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में देखें तो पावर को शिफ्ट करना कहाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी। तो पावर कहाँ ब्रिटिश क्राउन की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई। सेंट्रलाइजेशन की तरफ का फर्स्ट स्टेप था ये। कौन सा? एक्ट ऑफ 1833, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में बहुत काम आएगा। दिस एक्ट कैरी, अच्छा अगला पढ़ते हैं। 20 साल बाद फिर आएगा 1853 में। The law member was added. This act carried the separation of executive and legislative function a step further for provision of adding member of council for the purpose of legislation. लेजिस्लेशन के लिए एक और नया बंदा ऐड करने की बात रखी गई, जो कि बनेगा लॉर्ड मकौले, जिसको हम लॉ मेंबर के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। लॉ मेंबर was made full member of the Executive Council of General. The consent of the Governor General was made necessary for the legislative purpose. हालांकि जो भी डिसीजन लॉ मेंबर लेगा, उसके साथ में गवर्नर जनरल का कंसेंट बहुत जरूरी है, उसकी अनुमति जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंसिल इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी वाज टू कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर। These include the Governor General, Commander in Chief, member of this council and 6 legislative members। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर थे, 12 में से 12 की काउंसिल थी। काउंसिल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एलसी जो थी, वो 12 मेंबर की बॉडी थी। 12 मेंबर की बॉडी, जो गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ और 4 अदर मेंबर, उसके बाद 6 अलग मेंबर। देखो, गवर्नर जनरल 1, कमांडर इन चीफ 2, 4 अलग मेंबर ऑफ दिस काउंसिल और 6 लेजिस्लेटिव। कितने हो गए? टोटल हो गए 12। 1 2 और 4, 12 हो गए। इन लोगों को मिला के एक काउंसिल बनाई गई, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस को हैंडल करती थी। द नंबर ऑफ डायरेक्टर वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 टू 18। 6 ऑफ देम वर टू नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। ये तो बहुत अलग बात है, फालतू। चार्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको आने के पीछे रीजन देखो पहले। व्हाट आर द रीजन? रीजन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 जिसने क्या करा था? ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था रिवोल्ट में, है ना। उनको ये रियलाइजेशन हो गया था कि अब जो इंडियंस हैं वो हमारी तानाशाही ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखते हैं। बेसिकली ये जो 1858 वाला जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड करा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड करा और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर आ गई। ठीक है, सोलली द रूल ऑफ द कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ क्राउन इन इंडिया। क्राउन किसका? ब्रिटिश का। हर चीज किसकी? ब्रिटिश की। जब उनके ऊपर कुछ भी होता है, तब वो हमारे ऊपर ही अत्याचार करने के लिए उन्होंने और कानून बनाना शुरू करी। द एक्ट क्रिएटेड इंडियन काउंसिल ऑफ 15 मेंबर। इसने एक पॉजिटिव काम ये करा कि इसने इंडियन काउंसिल बनाई 15 लोगों को, साथ में एसएस और बनाया, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में, एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कौन था? ये एक तरीके से दूत था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो इंडिया में, जो सॉरी, दूत था ब्रिटिशर्स का, जो ब्रिटिश में ही रहता था, और डिसीजन टेकिंग पावर उसके हाथ में थी, क्योंकि वो पार्लियामेंट से था और वो पार्लियामेंट में ही बैठता था। इन शॉर्ट, गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताना पड़ेगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा, तब जाके कोई भी डिसीजन फाइनल रूप से लिया जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में नहीं,
ब्रिटिश में ही बैठता था, ये भी याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है। अप्रूवल टू द काउंसिल वाज एसेंशियल इन फाइनेंशियल मैटर, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द इंडियन काउंसिल दोज हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, वो भी थे। द गवर्नर जनरल बिकेम known for now as viceroy और क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, गवर्नर कोई गवर्न करने वाला व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा तो उसको हम गवर्नर जनरल बोलते थे या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, गवर्न करने वाला व्यक्ति। लेकिन वाइस रॉय मतलब रॉय, वाइस रॉय का मतलब किसी के अधीन, आप किसी और के बिहाफ पर कहीं पर राज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1858 का जो एक्ट आया, 1858 के एक्ट ने वॉइस रॉय बना दिया, मतलब आप किसी और के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है 1858 और वो गवर्नर जनरल में और वाइस रॉय में। द एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल लोगों को मौका मिलने लगा 1858 के एक्ट के बाद। Of the six new legislative members of the Governor General Council, four members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. MBBA, MBBA, ये याद रखना है बस। इसमें ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ से कौन उठाए, फोर मेंबर वर अपॉइंटेड फॉर लोकल प्रोविंसेस 1858 के एक्ट के बाद। 1858 का जो एक्ट था उसके तहत ये जो थे उठाने पड़े, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब ये ऑफलाइन क्लास होती तो सामने पूछ भी लो, लेकिन अब ऑनलाइन में तो ये भी समझ में नहीं आता। कहीं कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एमबीबीए, ये याद रखना, एमबीबीए के तहत क्या हुआ, ये फोर लोकल लोकल मेंबर की काउंसिल बनी, ठीक है। काउंसिल में जगह मिली। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं। दिस एक्ट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। इसने क्या करा, देखो ये क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का। हमने पहले क्या पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना, कि भैया इन्होंने क्या करा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू करा। पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? इन्हीं एक्ट में पढ़ा था यार, अभी तो पढ़ा था। This was the first step towards the decentralization of, sorry, centralization of Indian rule, East India Company, British rule। खैर छोड़िए, बेसिकली यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन चालू होता है और एक्ट ऑफ 1773 से सेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू होता है, ठीक है। It accorded the statutory recognition to the portfolio system। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, पोर्टफोलियो सिस्टम की जिक्र है। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आता है क्या होता है? कोई भी एक डिपार्टमेंट किसी को दे देना, वो पोर्टफोलियो होता है उसका, ठीक है। जैसे ये, वैसे पोर्टफोलियो का जो जनक माना जाता है, वो उसको फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इज नोन एज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो का जनक, फादर कौन है, ठीक है। गवर्नर जनरल काउंसिल वाज एक्सपेंडेड बाय इंक्लूडिंग सिक्स, मिनिमम सिक्स एंड मैक्सिमम 12 मेंबर। मिनिमम 6 होंगे, मैक्सिमम 12 होंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में।
गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस कौन दे सकता है? गवर्नर जनरल। जैसे अब प्रेसिडेंट दे सकते हैं ना, और गवर्नर दे सकता है स्टेट का, ठीक है, ऐसे ही गवर्नर जनरल उस समय भी ऑर्डिनेंस दे सकता था। Member of each provincial legislature, Bombay and Bengal, Northwest Frontier, and were enhanced with the minimum 4 and maximum 8 additional member। अच्छा, इनको भी 4 से 8 लोग मेंबर दिए गए थे, एडिशनल मेंबर, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, ठीक है, साम्राज्य ही कहेंगे इसको। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने जो लिख रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 12 मेंबर थे, जिसमें 6 इंडियन होंगे। उसमें आपको बजट को डिस्कस करने का मौका मिला, पावर दी गई कि हाँ आप अब बजट भी डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा पानी पी लो। Increase in the number of additional member of the central council between 10 to 16, and increase in the additional non-official member provincial council 8 to 20, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश बट बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने क्या करा बेसिकली, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके जो मेंबर नॉमिनेट करेगा वो ब्रिटिश द्वारा करा जाएगा, लेकिन वो किसके द्वारा? बंगाल के जो चैम्बर है वहां पर, बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा करा जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें सच इंपॉर्टेंट, ऑफिशियल मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड लोकल बॉडी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ये बुक एनसीईआरटी, दिस इज द बुक पैनेशिया फॉर पॉलिटिकल साइंस। इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बेसिक्स, फ्रॉम द बेसिक्स, तो ये वाली किताब खरीद लीजिए, ये बहुत काम की है, काम आएगी। ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट है, पॉलिटी के लिए बेस्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बेस्ट है, बट ये भी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी गई हैं, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को छोड़कर। 1909 का जो एक्ट था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1909 का जो एक्ट था उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो गवर्नर जनरल, वो सॉरी, वाइसरॉय थे इंडिया की, है ना, और एक कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पहले बताया था ना मैंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसएस, यहाँ ये जो एसएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, वो थे। लॉर्ड मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, और मॉर्ले जो थे वो कौन थे? आपके एसएस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस वजह से इसको हम ये मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मेन फीचर क्या है? मेन फीचर है बस ये, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, सेपरेट इलेक्टोरेट, धर्म के आधार पर मुस्लिम्स को सेपरेट, अलग इलेक्शन करने के लिए अनुमति दी गई ब्रिटिश काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की तरफ। ये क्या था? ये डिवाइड एंड रूल की तरफ फर्स्ट स्टेप था। ये 1909 की बात है। 1905 में बंगाल का डिवीजन हो चुका है, याद रखिएगा, बंगाल का डिवीजन हो गया। अब ये 1909 में एक्ट आ रहा है, ठीक है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ बंगाल, तो सबको समझ में आ गया था कि भैया ये डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना है। समझ में आया या नहीं आया वो अलग की बात है। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में मुस्लिम ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और मुस्लिम वोट ही वोट करेंगे उसको,
वोटर्स ही वोट करेंगे उसको। ये था एक्चुअली सेपरेट इलेक्टोरेट। किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में, if the population of Muslims is in majority in any specific area, then the election for that particular area will be conducted by the Muslim candidate only, and the voters will be Muslim. Simple. मुस्लिम लोग, मुस्लिम ही वोटर और मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव। खत्म कहानी। It's shown the seed of partition in India. इसकी वजह से आज पाकिस्तान है, देखा जाए तो। अगर ये नहीं आता ना कम्युनल अवार्ड उस समय, तो लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी होता है कि भैया अलग देश ही बना लो। ठीक है। It expanded the legislative council at the center from 16 to 69 member, provincial legislature about 52 members, for Bengal 47, sorry 47 Madras, Bombay and Union provinces, each in 41, ठीक है, 25 in Punjab and 16 in Burma। ये क्या करे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड करी इन सब जगह। Election was introduced for Legislative Council at the center based on the Electorate College. It was first attempt to introduce a representative and popular element of Indian administration। ये फालतू की चीज। Communal representation to stick। अच्छा, अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उससे पहले ये पढ़ना जरूरी है। अगस्त डिक्लेरेशन इन 28 August 1917, Montagu presented the historic Montagu Declaration, August Declaration, in the British Parliament. This declaration proposed the increased participation of Indians in administration and development of self-governing institution। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होना और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरफ हमारा हाँ हमारी पहचान होना। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 1919 की बात करें। सिस्टम ऑफ डायरकी। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेम वैसे ही जैसे पहले हुआ था ना कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे, है ना, वैसे ही अब हो रहा है यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन थे? सेक्रेटरी जनरल थे। और चेम्सफोर्ड जो थे हमारे वाइस रॉय थे उस समय पे। ठीक है। इट वाज इन द फेवर ऑफ डिक्लेरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अगस्त 1917। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने क्या करा, ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ था कि धीरे धीरे करके हम रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाएंगे, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे किधर? इंडिया में, इंडिया के लोगों के लोगों के साथ। अब इसके फीचर देखते हैं। By this introduced the system of diarchy, a term derived from Greek word diarch, which means double rule in the province. It was considered to be the substantive step towards the transfer of power to the Indians. बाइकैमरल का क्या मतलब होता है? बाइकैमरल का मतलब दो ही सदन, दो सदन है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। ये क्या है? दो सदन है। हमारे यूपी में भी है। यूपी में क्या है? एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी, जिसके मेंबर होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी बोलते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या करा, बाई कैमरल लेजिस्लेशन लेके आए, है ना। उससे क्या हुआ, प्रोविंसेस में भी दो सदनीय व्यवस्था हो गई। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट वर टू बी administered by the governor with the help of minister responsible to the legislative council। इन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट जो यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और कॉन्करेंट, पहले पहले क्या मतलब, सब्जेक्ट अभी जो है यूनियन सब्जेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, स्टेट सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के, और कॉन्करेंट है
जो इन दोनों के हाथ में है। ठीक है। अब फिलहाल में, बट पहले क्या था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। जो ट्रांसफर्ड, जो जो अलग थे इन सबसे सब्जेक्ट से, कॉन्करेंट जो सब्जेक्ट थे, उनको हम ट्रांसफर सब्जेक्ट कहा जाते हैं। अब इससे क्या हुआ, वेयर एज द गवर्नर एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी एडमिनिस्टर the reserve subject without having a responsibility toward the legislature. This act set the devolution rules, by which subject of administration were divided into two categories, namely central and provincial. अब क्या है, इसने क्या करा, डेवोल्यूशन ऑफ रूल करा, जिससे दो कैटेगरी में बट गया मामला, सेंट्रल और प्रोविंशियल। सेंट्रल मतलब यूनियन लिस्ट मान लो, और दूसरा क्या है, प्रोविंशियल, इसको स्टेट लिस्ट मान लो। ठीक है, सब्जेक्ट दो भागों में बट गए, कि एक जो है, कोई भी चीज है, मान लो पुलिस है, जैसे पुलिस आज की डेट में स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो ऐसे ही वहां पे दो सब्जेक्ट्स में बट गए, कि एक जो गवर्नर जनरल बनाएगा, दूसरा जो स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बनाएगा। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरल कंसेप्ट ऑफ टू हाउसेस, ठीक है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। इसकी वजह से फीचर ऑफ, इसमें है ना, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, ये याद रखना, पहली बार इसकी वजह से, है ना। Direct election in the country for the first time. Consequently, Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislature consisting of an upper house, Council of State, जिसको आज की डेट में हम राज्यसभा बोलते हैं, और फिर लोअर हाउस, जो कि अब लोकसभा है। ठीक है। The majority of member of both the houses were to be chosen by the direct election। अब इन सब की जो मेजोरिटी थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से तय करी जा रही थी। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ने करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कल पढ़ेंगे, इसको खत्म करने के बाद। द नंबर ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल वाज रेज्ड टू 3 in a council of 6 members, more than the commander in chief. The Indian members were entrusted with the departments such as law, education, labor, health and industries। जो इंडियन मेंबर थे उनको कौन सी दी गई, लॉ दिया गया, एजुकेशन दिया गया, लेबर दिया गया, हेल्थ दिया गया और इंडस्ट्री दिया गया। 5 पोर्टफोलियोज दिए गए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस। जो पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 के तहत, 1909 में क्या हुआ, मुस्लिम्स को दिया गया, है ना। अब 1919 में क्या हुआ, सिख को भी दिया, एंग्लो इंडियंस को भी देना पड़ा, ठीक है, क्रिश्चियंस को भी देना पड़ा। पड़ा क्या, इन्होंने तो डिवाइड एंड रूल ही सोच लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इन्होंने सिख को, एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को पहले दे दिया था 1909 के तहत। 1919 में इन लोगों को दे दिया। इसके तहत इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल की स्थापना रख दी, जिससे आने वाले समय में हमने पाकिस्तान जैसा देश बनते देखा, अपने देश के कट कर, अपने देश को काट कर। एक नया ऑफिस भी बनाया गया, जिसको बोलते हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। हाई कमिश्नर 1999 के, सॉरी 1919 के एक्ट के तहत हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया लंदन में। एचसी कहाँ बैठता था, लंदन में। ये पूछा जाता है सवाल, ठीक है, याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि हाई कमिश्नर का जो ऑफिस है, जो 1919 के तहत बना था, वो कहाँ है, तो वो हमारा लंदन में है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द franchise for those who were educated, paid tax, and had property, and granted reservation to women on 41 seat in provincial legislature and limited reservation in central legislature। इसने क्या करा, पहली चीज, फ्रेंचाइजी दी, दोज हु वर एजुकेटेड, ठीक है, पेड टैक्स एंड हैड प्रॉपर्टी, उनको फ्रेंचाइज दिया, मतलब काम करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। granted reservation to women on 41 seats in provincial legislature।
जो स्टेट्स, जो प्रोविंसेस का मतलब होगी स्टेट, जो प्रोविंसेस थी उसमें रिजर्वेशन दिया किसको, रिजर्वेशन टू वुमेन्स, ठीक है, महिलाओं को, पहली बार याद रखना। एंड लिमिटेड रिजर्वेशन इन सेंटर, और कुछ लिमिटेड रिजर्वेशन कहाँ दिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है। इट मेड प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन which came into being in 1926 for recruitment of civil servants। इसने एक एस्टेब्लिशमेंट करा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पीएससी का, ठीक है। सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथराइज्ड टू इनेक्ट देयर बजट्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने बजट बनाए और सेंट्रल लेजिस्लेचर अपने बजट। तो आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे, बाकी देखते हैं अगली क्लास शाम को लेता हूँ या कर लूंगा, ठीक है। इतना हो गया, आगे हमारा रह गया है क्या, ये रह गया है और ये रह गया है, 2 पेज और रह गए, खत्म कर देंगे शाम को, आधे घंटे की क्लास होगी, खत्म हो जाएगी। फिर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका नाम था क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है।